तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। अरंडी की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। आडू के बाग में देखरेख प्रबंधन। फूल गोभी की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधन। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अरंडी की फसल ली है, उन्हें फसल से आशातीत उपज प्राप्त करने के लिए फसल की उचित देखरेख करनी होगी, क्योंकि यह समय फसल में उचित नमी बनाए रखने का है और साथ ही इसी समय कुछ कीट और बीमारियां भी फसल पर प्रभावी होती हैं। यदि सिंचाई और फसल सुरक्षा इत्यादि कार्यों को उचित समय और तकनीकी दक्षता से नहीं अपनाएंगे तो फसल से मिलने वाली उपज प्रभावित होगी। इसलिए आप इन प्रबंधनों को किस प्रकार से अपनाएंगे, आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर SK श्रीवास्तव से। किसान भाइयों, जहाँ तक अंडे की महत्व की बात है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये कम लागत में अधिक फायदा देने वाली फसल है। इसकी फसल, इसकी जो बीज हैं और तेल हैं, इसके न जाने कितने उत्पाद बनते हैं। इसके विदेशों में हम निर्यात करते हैं हर साल और काफ़ी पैसा हमारा देश जो है विदेश से लाता है। इसका उपयोग यहाँ तक कि हवाई जहाज़ के जो इंजन हैं उसके लुब्रिकेंट में इससे बढ़िया इस्तेमाल और कोई नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल है और इसमें केवल लागत इतनी कम है और फ़ायदा बहुत अधिक है। और इसकी खेती जो है वो हमारे भारत में गुजरात में प्रथम स्थान है, राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती अच्छी की जा रही है। कई क्षेत्रों में लोग इसकी उपज, इसकी फसल की खेती जो है वो प्योर क्रॉप में लेते हैं, कुछ लोग मिक्स क्रॉप में भी लेते हैं और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर भी पाला जा रहा है, रेशम कीड़े भी पाले जा रहे हैं इससे। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद और व्यवसायी फसल है जिससे किसान उगा करके अधिक फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इस समय जो खेत में है उसमें फली लगी होगी तो इस समय बहुत अच्छी है उसकी देख रेख करने की। खेत में नमी होना चाहिए, यदि नमी नहीं है तो पानी लगवा दीजिए, वरना जो फलियां लगी हुई हैं वो फलियां सिकुड़ जाएंगी, उसमें दाने कम पड़ेंगे। किसान भाइयों, जहाँ तक पानी की बात है तो पानी आप नालियों में दीजिए। अगर नालियाँ बनी हुई, क्यारियाँ बनी हुई, क्यारियों में दीजिए। आप ऐसे नहीं खोल दीजिए पूरा पानी भर जाए। पानी लगनी चाहिए, लेकिन पानी का निकास भी होना चाहिए, पानी बहुत भरा नहीं होना चाहिए। खैर इस समय उतना कष्ट, वो इतना नुकसान नहीं करेगा पानी, लेकिन फिर भी पानी जो है वो पानी भी बड़ी कीमती चीज़ है। पानी का उपयोग अच्छी ढंग से करना चाहिए ताकि पानी मिल भी जाए और नुकसान भी ना हो। इसलिए पानी क्यारियों में दीजिए, नालियों में लाकर क्यारियों में पानी दीजिए ताकि पौधे जो है नमी हो जाए ज़मीन में। किसान भाइयों, जहाँ तक अंडे की फसल की सुरक्षा की बात है
तो इसमें एक रेशेदार कीड़े जिसको सेमी लूपर कहते हैं अंग्रेजी में, वो लगता है। वो पत्तियों के रस को चूसता है, तने के रस को चूसता है और पत्तियों का रस चूस लेता है, तो पत्तियाँ हो जाती खोखली, जिससे जो है वो उसमें भोज्य पदार्थ नहीं बनता है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ जो है वो भोज्य पदार्थ बनाती हैं, तो वो उसका नुकसान हो जाता है। और ऐसे कीड़ों को मारने के लिए अच्छा ये है कि आप अगर थोड़े में प्रकोप में है तो पत्तियों को आप नष्ट कर दिए तोड़ करके। अगर ज़्यादा प्रकोप हो गया हो तो इसके लिए मोनोक्रोटोफास या क्विनालफास 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 600-700 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर दीजिए। एक बार करिए, उसके बाद 15 बाद फिर देखिए, 15-20 दिन के बाद दोबारा कर दीजिए। और एक और कीड़ा होता है जो पार्ड बोरर जिसको कहते हैं, जो फली बेधक कहते हैं, वो फलियों में लग जाता है और फलियों का रस चूस लेता है, तो उसमें दाने नहीं पड़ते हैं। उसके लिए भी यही है, क्विनालफास या मोनोक्रोटोफास 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करिए। और एक बार में नहीं होता, 2 बार कर दीजिए। किसान भाइयों, इसमें जहाँ तक रोग की बात है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 2 तरह के रोग लगते हैं। एक तो पत्तियों में लगता है, एक फलियों में लगता है। तो जो पत्तियों में लगता है वो होता है चित्तेदार, मतलब पत्ती धब्बेदार पत्ती बनती है, वो धब्बा बन जाता है पत्तियों पर। उसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर दीजिए और उससे रुक जाएगा। और जो फलियों में लगता है वो फलियों को सुखा देता है, वो फली फफूंद की तरह हो जाते हैं, जैसे कि फंगस लग गया हो उसमें, इस तरह का होता है। उसकी रोकथाम के लिए थायोफेनेट एक दवा आती है, इसका 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में डाल करके और छिड़काव कर दीजिए, तो ये रोग से उसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, फलों के अंतर्गत आड़ू की बात की जाए तो यह एक शीतोष्ण फल है जिसके बागान प्रमुखता से उत्तराखंड राज्य में किसान भाइयों द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ऊपरी जिलों में भी इसके बागान देखने को मिलते हैं, किंतु सामान्यता देखने में आता है कि हमारे बागवान भाई इसकी फसल से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसका कारण है कि हमारे बागानों की देखभाल में कमी रह जाना, जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक व सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ अनावश्यक शाखाओं की कटाई छटाई ना करना इत्यादि। इन्हीं सब खामियों के चलते हमें प्रति वृक्ष कम फलों की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, इस समय किस प्रकार हम आड़ू के बागों की देखभाल करें, इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आड़ू के बाग लगाकर अच्छी उत्पादन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आड़ू के बाग में सबसे अच्छी बात आवश्यकता होती है कि हम उसकी प्रूनिंग शुरू से ही प्रारंभ करें, जिससे कि हमारा जो सेंट्रल ओपनिंग सिस्टम बीच वाला भाग खुला रहे और सूर्य की किरणें नीचे तक आए। तो इसके लिए शुरुआती दौर में जब हम पौधा रोपण करते हैं, उसके बाद जो तना जैसे ही 90 सेंटीमीटर तक बढ़े, उसके बाद उसको काट देते हैं। उसके बाद उनसे 5-6 जो शाखाएं बहुत निकलती, 5-6 शाखाएं को छोड़ के शेष अन्य शाखाओं को काट देना चाहिए। और उन शाखाओं से जब 2-2, 3-3 शाखाएं निकलें, उनको 3-4 शाखाएं छोड़ के शेष अन्य शाखाओं को काट देना चाहिए। इस तरह से जो नए आड़ू के बाग लगाते हैं उनमें प्रूनिंग करें। जो आड़ू के बाग 7-8 वर्ष पुराने हो जाएं, उनमें किसान भाइयों प्रति वर्ष प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आड़ू के पौधों में प्रत्येक वर्ष फल नई शाखाओं पर ही आते हैं, अर्थात ये शाखाओं में एक वर्ष फल आने के बाद उनमें दोबारा फल नहीं आते। तो ऐसी शाखाओं को 20 से 25 सेंटीमीटर छोड़कर काट देना चाहिए। और ये काम प्रूनिंग का काम दिसंबर के माह में करना चाहिए किसान भाइयों। जैसे हम आलू के बागों में प्रूनिंग करें, प्रूनिंग के बाद उस पर हम जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा से घोल बनाकर छिड़काव कर दें, तथा हम इसके बाद आलू के बागों में ये देख रेख रखते रहें कि जहाँ पे हमने प्रूनिंग की है कहीं उनमें सड़न पैदा तो नहीं हो रही है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो हम किसी फंजीसाइड या वैज्ञानिकों की सलाह लेकर उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। जब हम प्रूनिंग का कार्य कर लेते हैं, इसके बाद किसान भाइयों दिसंबर और जनवरी में इसके पौधों की सिंचाई करके जो हमारा उर्वरक प्रबंधन का काम है वो करते हैं।
आड़ू के प्रथम वर्ष के पौधों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु 1 वर्ष की आयु के पौधे को 20 ग्राम नाइट्रोजन, 15 ग्राम फास्फोरस, 15 ग्राम पोटाश प्रति वृक्ष देना चाहिए। उर्वरकों की यह मात्रा 10 वर्ष तक एक गुणांक के आधार पर बढ़ाते रहते हैं। 10 वर्ष के एक पूर्ण वृक्ष को प्रति वर्ष स्थिर खुराक के रूप में 200 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस, 150 ग्राम पोटाश प्रति वृक्ष देना चाहिए। उर्वरकों की समस्त मात्रा थालों में वृक्ष के चारों तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर की कैनोपी में देना चाहिए। उर्वरक देने का सही समय दिसंबर और जनवरी का माह है। दूसरी बात, आड़ू के पौधों में सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। यदि हमने आड़ू के बागों में आवश्यकता से ज़्यादा पानी प्रयोग किया तो कुछ समय बाद हमें आड़ू के पौधे सूख जाते हैं, तो इसलिए हल्का पानी दें और बाग की देखरेख रखें। आड़ू के बागों में काफ़ी हद तक एक उकटा रोग की समस्या देखने को मिली है। जब पौधे 4-5 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं और उनका हम प्रॉपर देख रेख नहीं करते तो कभी कभी पूरे पौधे सूख जाते हैं और कुछ पौधों में एक शाखा सूखनी प्रारंभ होती है और यदि हम उसका चिन्हांकन नहीं करते हैं तो बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, यदि हमें आड़ू के बाग से सही उत्पादन लेना है तो आड़ू के बागों की देखरेख रखनी है और उसमें यदि कहीं आपको उकटा रोग की समस्या दिखाई दे तो आप बाविस्टीन है कार्बेंडाजिम, उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आड़ू के पौधे में थाला बनाकर 5 से 10 लीटर पौधे के आकार के हिसाब से एक पौधे में डालें, जिससे कि हमें उकटा बीमारी से निदान मिल सके। धन्यवाद। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ETV न्यूज़। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों की प्रमुख फसल है फूल गोभी, जिसकी मध्यम प्रजाति इस समय 30 से 45 दिनों की बढ़वार अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी। अतः इस फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन को सही समय और सही विधि से करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको भरपूर उपज नहीं प्राप्त होगी। तो आज हमारे बीच सहारनपुर के एक प्रगतिशील किसान राजवीर सिंह उपस्थित हैं, जिन्होंने मध्यम फूल गोभी की फसल लगा रखी है। तो आइए इन शस्य कार्यों पर इनके अनुभवों को जानते हैं। अब मैंने जो है ये गोभी की फसल लगाई हुई है, फूल गोभी की फसल लगाई हुई है। ये जो है मध्यम वैरायटी है,
इस वैरायटी का नाम है सनोवाल 16। ये पूसा की वैरायटी है, वहीं से ला करके हमने इसका बीज बोया था। लगभग ये जो है स्टेम 1-1.25 महीने की फसल हो चुकी है। इसमें अब जो है निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। अब तक जो है इसमें हम एक पहली निराई कर चुके हैं और आप देख रहे हैं हम इसमें जो है दूसरी निराई स्टेम कर रहे हैं। पहली जो निराई गुड़ाई है हम लगाने के 8 से 10 दिन के बाद कर देते हैं ताकि इसमें खरपतवार ना हो, और दूसरी जो गुड़ाई है हम 1 महीने के बाद 1 या 25-30 दिन के बाद कर देते हैं। और जो आप देख रहे हैं निराई के साथ साथ जो है दूसरी निराई गुड़ाई पर जो है निराई गुड़ाई के साथ साथ जो है पेड़ों के पास में मिट्टी लगाते हैं। इसलिए मिट्टी हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इसका फूल बनता है वो कुछ बड़ा हो जाता है, पेड़ा इधर उधर को हवा में ना रेड़ के। किसान भाइयों, सबसे पहली बात इसमें खाद की है। खाद हमने इसमें लगाने से पहले जो है जब हमने पहली जुताई की, इसकी जुताई में जो हमने इसमें लगभग 240 के करीब गोबर की खाद, 240 क्विंटल के करीब गोबर की खाद और प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसमें डाली। उसके बाद हमने इसके जुताई करके उसको अच्छी तरह से खेत में मिला दिया। और किसान भाइयों, रोपाई से पहले हमने जो है इसमें लाइन बनाते समय जो है थोड़ा खाद जो है NPK डाला, लगभग 1 एकड़ में 100 किलो। किसान भाइयों, इसमें जो हमने उसके बाद दूसरी जो खाद की मात्रा लगाई वो लगभग हमने 25-30 दिन के बाद लगाई। उसके बाद हमने इसमें जो है हमने पूरे 1 एकड़ में लगभग 50 किलो NPK डाल के और इसकी निराई गुड़ाई कराई। अब जो हम इसका जो खाद देंगे इसमें, जिस टाइम हमारा इसमें थोड़ा आकार बनना शुरू हो जाएगा, फूल का आकार जो बनना शुरू हो जाएगा, उस टाइम हम इसमें थोड़ा यूरिया लगाएंगे। और यूरिया लगाते समय जो टाइम है उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वह पत्तों पर ना पड़े। अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों, गोभी की फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। पहली तो सिंचाई हम लगाने के तुरंत बाद करते हैं, दूसरी सिंचाई हम पहली निराई गुड़ाई के बाद करते हैं, और तीसरी सिंचाई जो है हम फिर उसकी 10 से 15 दिन के बाद करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी जो फसल है लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाती है और लगभग जो है हमें मंडी ले जाने के लायक हो जाती है। सब्जियों की यदि बात करें तो इनकी खेती में प्रति इकाई लागत अधिक आती है, साथ ही बीज अधिक महंगा होने के कारण सीधे न बोकर पौधे तैयार करके खेत में लगाए जाते हैं। लेकिन कई बार प्रतिकूल मौसम या फिर कीट व रोगों के प्रकोप के चलते पौध कमजोर रह जाती हैं, जिसको यदि खेत में प्रत्यारोपित करते हैं तो ऐसी फसल से आगे चलकर उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई इसका विकल्प है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस हेतु आपको आधुनिक तकनीकियों को अपनाते हुए नर्सरी लगानी होगी, जिसके अंतर्गत शेड नेट अथवा पॉली हाउस में विषम मौसम में भी स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पॉली हाउस के अंदर प्रो ट्रे में सब्जी की नर्सरी तैयार करने पर। इस बारे में विस्तार से जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की प्रगतिशील कृषक मुकेश कुमार से। तो आइए सुनते हैं उनके अनुभवों को। पॉली हाउस के अंदर में किस प्रकार से हम नर्सरी तैयार करते हैं, उसके ऊपर बीज की तैयारी से मैं बोलना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमें बेड प्रिपरेशन तैयार करना चाहिए। बेड तैयार होने के बाद में इसमें जो हमने मल्चिंग लगाई है झिल्ली, उस झिल्ली को लगाने के बाद में उसकी सफाई अच्छे से रखें ताकि हमारी जो झिल्ली के ऊपर में मट्टी या कचरा ना रहे। जल का जो विकास है वो इससे अच्छी तरीके से होता है और पूरा हमारे ट्रे के अंदर में होता है।
इसीलिए उससे नीचे मत उतरे। यदि मिट्टी में जड़ उतर जाएगी तो वो पौधा ज़्यादा विकास करेगा। उसको हमें संभालने के लिए ही हमें मल्चिंग को लगाना पड़ता है। और मल्चिंग जब हमारी लग गई है उसके बाद में जब हम ट्रे लेते हैं, खाली ट्रे, और खाली ट्रे में जब हम मसाला डाल रहे होते हैं तो हमें विशेष तौर पे ये ध्यान देना पड़ता है, जो हमारे बाजार से हम जो कोकोपीट लेके आते हैं, नारियल का चूरा जो ब्रिक्स के रूप में आता है, वो ब्रिक्स के रूप में नारियल का चूरा को हमें पानी में डुबाना पड़ता है। और जब वो पानी में डूब कर अच्छे से गीला हो जाए उसके बाद ही हमें इस्तेमाल करना रहता है। उससे हमें ये देखना पड़ता है कि ढीला तो नहीं है। ट्रे के अंदर में मसाला जो डालते हैं वो मसाला पूरा पूरा रहता है। और जब ट्रे को हम दबाना भी रहता है तो एक के ऊपर एक 2-3 ट्रे रख सकते हैं और उसके बाद हाथ से उसको प्रेस कर दें यदि, तो भी हमारा गड्ढा एक समान होता है। और इस प्रकार से करने से जैसे कई जगह छूट जाता है मान लो, तो उसे उंगलियों के माध्यम से उस गड्ढे को हम पूरा बरोबर कर लें और लगभग आधा इंच के आसपास उसमें गड्ढा रहे। सामान्यतः प्रतिष्ठित कंपनियों के बीजों को उपचारित करके ही बेचा जाता है, परंतु बोने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि बीज उपचारित है या नहीं। बीज उपचार के लिए 1.5 ग्राम थायरम प्लस 1.5 ग्राम कार्बन डाइजिम तथा 2.5 ग्राम मैंकोजेब, 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा बेडी प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। और जब हम बीज डाल रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि एक एक गड्ढे में एक एक बीज ही हमारा गिरे। इसीलिए जो जगह दी गई है, खंड जो बनाए गए हैं, वो बिल्कुल आधारित पैमाना उसका रहता है। उस पैमाने के आधार पे ही उसको खंड में दिया जाता है। एक एक पौधा यदि हमारा लगे उसके अंदर में, और जो बीज है वो एक ही बीज लगेगा तो एक काड़ी उसमें से तैयार होगी और एक काड़ी जो रहेगी वो मजबूत तैयार होगी। इसीलिए हमें विशेष तौर पे ये ध्यान देना पड़ता है। ये इसको हम ठेका पे नहीं करवा सकते, इसको हाजिरी में ही कराना पड़ता है। बीज डालने का काम जो है यदि हाजिरी में करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। देख रहे हैं इस प्रकार से झाड़ी से इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा बीज है वो उस झाड़ी को ताकत को सह सके, उसमें उड़ के वो दूसरी जगह मत जा सके। इसलिए हमें झाड़ी से ही पानी हमेशा डालना चाहिए उसके अंदर में, और एक समान पानी मिलता है झाड़ी से डालने से। उसमें क्या होता है, कई बार हम लोग गलती ये कर देते हैं कि ऊपर से ज़्यादा पानी दे देते हैं और बीज जो गिरता है वो पानी बीज छटक जाता है इधर से उधर। तो बीज छटके मत करके हमें हमेशा झाड़ी से ही पानी दे। विशेष तौर पर स्प्रिंकलर या कुछ दूसरे पद्धति से पानी देने से अच्छा हमें झाड़ी से ही इसके अंदर में पानी देना चाहिए। यदि गलन आ रहा है उसको देखना पड़ता है, गलन ना आए उसके लिए हमें सेक्टिन, एलियट, इस प्रकार से दवाई आ गई हैं, उसको हम झाड़ी के माध्यम से डाल सकते हैं। उसके बाद में हम जैसे हमारा जर्मेशन आ जाता है तो ये देखना पड़ता है कि इसमें इल्ली तो नहीं लग रही पौधे के अंदर में। यदि इल्ली लग रही है तो कोराइजन नाम की दवाई आती है, उसको चलाएं। और समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी लेते रहता हूँ कि और कुछ इसमें परेशानी तो नहीं आ रही। यदि आ रही है तो वो दवाई और डोज बताते हैं, उस डोज को मैं रिकमेंड करके उन लोग का बताए अनुसार ही मैं दवाई को उपयोग करता हूँ और उसी दवाइयों को चलाता हूँ। और साथ में आप अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरे बेड में नर्सरी थी जो हमने पहले तैयार की थी, वो लगभग 21 से 25 दिन की तैयार हो चुकी है और ये प्लाट में लगने के लायक तैयार हो चुकी है। इस नर्सरी को हम आसानी से निकालेंगे तो एक एक पौधा हमारा आसानी से निकल जाता है। और इस नर्सरी को निकालने के बाद में इस प्रकार से कोन के रूप में एक आप देखेंगे कि इसमें जड़ फैली हुई है और ये आइसक्रीम कोन टाइप की रहती है। इसको आसानी से एक गड्ढा करके मिट्टी में लगाएंगे, उसका जड़ का जो विकास है वो पूर्णतः अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए इसके ऊपर में जो है थोड़ा सा मिट्टी रहना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कोकोपीट हमारा पूरा डूब जाना चाहिए मिट्टी के अंदर में, थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर में कोकोपीट के ऊपर में रहना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम खेती करेंगे तो आज के आधुनिक युग में यदि हम कम बीज लगा रहे हैं और अच्छी पैदावार लेना है आसानी से ले सकते हैं ग्रीन हाउस के माध्यम से। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मेहनाजपुर गाजीपुर के अशोक भारती ने। आप सुकर पालन पर जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सुअर पालन इकाई से क्षेत्र में जो क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक हैं, जो समाज के पिछड़े निर्धन अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, नस्ल सुधार के लिए यहाँ से नर बच्चे प्राप्त करते हैं। जो भी परंपरागत सुअर पालन है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।
हमारे पास में सुअर पालन की प्रदर्शन इकाई है, जिसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर 2 प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के अनुसार पाले जाने वाले सूकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सूकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। एक नया सूकर फार्म खोलने के लिए वयस्क मादा एवं नर सूकर से शुरुआत करना श्रेयस्कर होता है। आवास व्यवस्था। चलचित्र में दिखाए जा रहे आवास के अनुसार 12 मादा एवं 2 नर सूकरों को इस प्रकार के आवास में रखा जा सकता है। प्रजनक नर सूकर को रखने के लिए बाड़े में सामान्यतः 1 सूकर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रजनक नर सूकर को स्वस्थ रखने हेतु 6 वर्ग मीटर बंद तथा 6 वर्ग मीटर खुली जगह की आवश्यकता होती है। शावकों की मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे देने वाले स्थान के चारों ओर एक रक्षक लाइन यानी गार्ड रेल लगानी चाहिए, जिसकी ऊंचाई जमीन से 8 से 10 इंच और दीवार से 8 से 12 इंच दूर होनी चाहिए। इनके खान पान में ये धान का कना खाते हैं, आटा इनको दिया जाता है, सरसों की खली दी जाती है, खनिज मिश्रण दिया जाता है, नमक दिया जाता है। इसका हम मिश्रण तैयार करके शाम को भिगो के सवेरे खिलाते हैं, सवेरे का भिगो के शाम को खिलाते हैं, तो इनका पाचन अच्छा रहता है और ये स्वस्थ रहते हैं। इनको हम बाहर चरने के लिए नहीं भेजते, बाहर चराने के लिए कोई इनको नहीं ले जाता है, ये यहीं पे ही रहते हैं। इनको दोपहर बाद में हम हरा चारा देते हैं ऋतु के अनुसार। रबी में हम इनको बरसीम, सुबबूल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं। दूसरा, इनको जो हरे चारे से विटामिन हैं, खनिज तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो भी प्राप्त हो जाते हैं। पानी इनको साफ ताज़ा अच्छा पानी देते हैं, उसमें हम चूना मिला देते हैं। चूना मिलाने से पेट के कीड़ों की भी किसी हद तक समस्या का समाधान हो जाता है। इनके शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। वाह परजीवी के लिए, साफ सफाई के लिए हम यहाँ प्रति सप्ताह फिनाइल का धुलाई कराते हैं, जिससे कि ये स्वस्थ रहे, इसमें बदबू गंदगी किसी प्रकार की न रहे, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। लेकिन इनके जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जैसे गला घोटू है, स्वाइन फीवर है, इस तरीके खुरपका मुंहपका बीमारी है, खुजली के रोग हैं, ये समस्याएं इनको वर्ष भर परेशान करती रहती हैं। वाह परजीवी का तो प्रबंधन किया जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन खुजली के लिए, स्वाइन फीवर के लिए, खुरपका मुंहपका के लिए और गला घोटू बीमारी की रोकथाम के लिए हमें इन जानवरों में प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। टीकाकरण करवाने से इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है, जिसके कारण ये स्वस्थ रहते हैं। सुकर पालन में एक विशेषता ये है कि इसको हम मछली पालन के साथ में, मुर्गी पालन के साथ में भी कर सकते हैं। मछली पालन में जो भी इनके आवास की धुलाई का पानी निकलता है, वो मछलियों के आहार में काम आ जाता है। और जो मरी हुई मछलियां हैं, जो अतिरिक्त मछलियां हैं, जिनका बाजार में विक्रय मूल्य हमें अच्छा नहीं मिलता है, उनको हम इनके आहार में, इनके भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए, इनको पोषक तत्व देने के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि दोनों काम हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं और दोनों में समन्वय भी स्थापित हो जाता है। इससे हमें अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in। यह निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।